नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। राम का सत्य क्या है? राम कोई काल्पनिक चरित्र हैं या फिर इतिहास है, यानी कि उनके होने के प्रमाण भी हैं। यह जो राम सेतु है जिसे आप मेरे पीछे अभी देख रहे हैं और सामने स्क्रीन पर भी देखेंगे, इसकी असलियत क्या है? यह भारत के दक्षिण में रामेश्वरम से लंका तक समुद्र में प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टानों की श्रृंखला है या फिर से इंसान ने बनाया है? इस सेतु से राम का एक बड़ा सत्य जुड़ा है या नहीं? अगर इस इंसान ने बनाया है तो फिर राम के होने का सबसे बड़ा प्रमाण दुनिया की आंखों के सामने यही है। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के पास मन्नार द्वीप के बीच 48 से 50 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला है। माना यही जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए लंका तक यह पुल बनवाया था, इसलिए इस सेतु के सच में राम का सत्य शामिल है। आज राम के ऐतिहासिक प्रमाणों को तलाशने की राह पर चलने का बड़ा कारण है और वाजिब है। वो है, संसद में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने सरकार से प्रश्न किया और उसके बदले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से जवाब दिया गया। कुल 1 मिनट 56 सेकंड के इस सवाल जवाब के टुकड़े ने 135 करोड़ के हिंदुस्तान में हलचल मचा दी, तूफान खड़ा कर दिया, सियासी सुनामी सी आ गई। अब सवाल ये है कि कार्तिक शर्मा ने क्या पूछा और जितेंद्र सिंह ने जवाब में क्या कहा और उस जवाब को किस तरीके से रखा गया। इसको गंभीरता और ईमानदारी से समझना जरूरी है, इसलिए सुनिए इसको, क्योंकि सरकार के बयान के जरिए राम को इतिहास के पन्नों से उखाड़ फेंकने की ताकतें सक्रिय हो गई। भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने के आधार पर राम को हटाने की, जो राम ताने बाने के आधार हैं उनको हटाने की तैयारी होने लगी है। आवाज़ें वैसी मुखर हो गई। भारत का मानस और उसका संस्कार जहाँ से सिंचित होता है, उस सदा नीरा राम धारा को समाप्त करने का षड्यंत्र शक्तिशाली हो चला है। इसलिए पहले आप ये सुनिए कि सांसद कार्तिक शर्मा ने सवाल क्या पूछा। Whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. सांसद कार्तिक शर्मा का प्रश्न हजारों हजार साल पुरानी सभ्यता के देश भारत में इतिहास पर जिस नज़रिए से और जिस तरीके से काम हुआ है उस लिहाज से था और वाजिब प्रश्न था। एक पढ़ा लिखा समझदार सांसद जब अपनी ऐतिहासिक परंपरा और संपन्न सांस्कृतिक विरासत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है तो ऐसा प्रश्न आएगा। उनका आशय ये था कि क्या वैदिक काल से लेकर आज तक का भारत, जो गौरवशाली इतिहास उसका रहा है, उसका प्रमाणों, साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है और उसको पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसी प्रश्न का जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया, इसलिए उनके पूरे बयान को गौर से सुनना और बारीकी से समझना जरूरी है। I must compliment the honourable member for raising a question which is but seldom asked in this house, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I am trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. जितेंद्र सिंह ने क्या कहा? पहली बात तो कुल मिलाकर जो उन्होंने पूरी बात कही मैं सुनाता हूँ। इस बात के लिए सांसद जी को धन्यवाद कि उन्होंने वह सवाल सदन में रखा जो कभी कभार ही आता है, यानी कि एक प्रश्न जो मंत्री जी को अच्छा लग रहा है वह पूछा गया।
दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एशिया के अतीत को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर जानने की कोशिश के तहत हमने स्पेस साइंस के ज़रिए हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। जहाँ तक राम सेतु से जुड़ा प्रश्न है तो उसके शोध को लेकर हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं। कारण ये है कि 18,000 साल पुराना इतिहास है। सेतु अगर हम इतिहास देखें तो 56 किलोमीटर लंबा था, लेकिन हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी के मदद से हम द्वीपों के टुकड़ों, चूना पत्थर की सतहें, जिन्हें पूरी तरीके से आप पुल का हिस्सा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सब वहाँ हैं और उनकी एक निरंतरता बनी हुई है। बात गौर से सुनिए और समझिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह जो निरंतरता है, द्वीपों के अवशेषों और चूना पत्थरों के चट्टानों की, उनके सतहों की, उसके आधार पर यह कह पाना कि वहाँ क्या था, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हाँ, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस बात के संकेत देता है कि पुल यानी कि सेतु वहाँ था। But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity. जितेंद्र सिंह का जोर किस बात पर है? क्या कहना चाह रहे थे वे? ये कि हाँ, ये ठीक है कि इतिहासकारों ने लंबे समय तक राम सेतु को खारिज किया। ये ठीक है कि ASI और दूसरी एजेंसियों ने उस पर काम नहीं किया। ये ठीक है कि वह हजारों हजार साल पुराना है। बावजूद इन सब के पुल होने के सबूत आज भी हैं। यही आशय था सरकार का। अब आप बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर इससे साफ गोई से कोई क्या कह सकता है? राम का समूचा इतिहास जिन सैकड़ों प्रमाणों पर आधारित है, उनमें सबसे मजबूत सबूतों में एक राम सेतु भी है। भारत में इतिहास पर आज़ादी के बाद जो काम हुआ, उसने रामकृष्ण से अपने आप को दूर बनाए रखा। उन्हें पौराणिक और काल्पनिक कहा गया, उन पर शोध को गैर वाजिब माना गया। उस इतिहास ने इस बात को सिरे से ही रद्द कर दिया कि जिन चरित्रों से इतने बड़े हिंदू समाज का मानस हजारों सालों से ऊर्जा लेता रहा है, स्पंदित होता रहा है, उसके इतिहास पर गंभीरता से रिसर्च होना चाहिए। मगर नहीं, आज इतिहास को देखने और रखने का वही नज़रिया केंद्रीय मंत्री के बयान को राम से काट कर रख रहा है। जितेंद्र सिंह के बयान के आधार पर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने खबर छापी कि नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु, गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। और यह आर्टिकल कुल मिलाकर यही कहता है कि केंद्र सरकार ने श्रीलंका से जोड़ने वाले ऐतिहासिक पुल राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया। मगर असलियत क्या थी? वो जो आपने मंत्री जी के बयान में सुनी। सटीक तरीके से नहीं कह सकते कि यह पुल का ही अवशेष है, लेकिन किसी न किसी तरह से पुल के प्रमाण हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर जितेंद्र सिंह ने नाराज़गी जताई और ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का जिक्र, इसलिए ट्वीट में पूरा का पूरा उन्होंने लिखा है कि पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं की आंख और कान तो शुरू से ही बंद थे और टेलीग्राफ के संवाददाता भी अपनी आंख और कान संभव है कि चर्चा के दौरान बंद करके बैठे थे। ये वो आर्टिकल, ये जो ट्वीट है जितेंद्र सिंह का, वो है। मैंने आपको ये बताया कि जो टेलीग्राफ ने छापा और पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, वैसा कुछ सरकार कह ही नहीं रही है। ये स्थितियां जो हैं वो विकट हैं, अजीब सी हैं। टेलीग्राफ की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने खारिज कर दिया। मंत्री जी के बयान में चीज़ें अलग हैं। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, वैसा कुछ सरकार नहीं करी, बल्कि वह तमाम तरह की विसंगतियों, उदासीनताओं और उपेक्षाओं के बावजूद राम सेतु के संकेत दिखते हैं, ऐसा कह रही है। आप उस आखिरी वाक्य को फिर से सुनिए, वरना लोगों ने मामला जैसे फंसाया है, फंसा ही रह जाएगा। मंत्री जितेंद्र सिंह। But there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. इसके बाद वो कहते हैं कि इस कॉन्टिन्यूटी के बाद वहाँ इस बात के संकेत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैं कि वहाँ पुल था।
जाहिर है आज राम के इतिहास को अब तक के शोध और तथ्यों को तार्किक तरीके से रखकर जिस तरीके से देखा गया है उसे आपके सामने रखा जाए। इस क्रम में राम सेतु को पहले जानना जरूरी है। राम सेतु का सबसे पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामचरितमानस में भी उसका जिक्र है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 15वीं सदी तक इस पुल से लोग रामेश्वरम से मन्नार तक जाया करते थे, लेकिन 1480 में एक भयानक सुनामी आई और उसमें यह पुल बर्बाद हो गया। राम के शौर्य और पराक्रम में तो यह पुल रहा, लेकिन इतिहास से गायब हो गया। खलबली तब हुई जब 14 दिसंबर 1966 को नासा के उपग्रह जेमिनी 11 ने स्पेस से एक तस्वीर ली जिसमें समुद्र के अंदर पुल जैसी संरचना दिख रही थी। इस इमेज के 22 साल बाद 1988 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ने भी समुद्र के अंदर श्रीलंका के मन्नार द्वीप से भारत के रामेश्वरम तक चट्टानों की जिस चेन का पता लगाया और तस्वीरें लीं, उसने इतिहास को फिर से सामने ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन तब यह कहा गया कि स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीरें साबित नहीं करती हैं कि पुल इंसान ने बनाया होगा। क्रांति तब हुई जब अमेरिका के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने अपने रिसर्च में यह पाया, और कब पाया, 2017 में, कि 50 किलोमीटर लंबी चेन जिसको राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है, वह इंसान का बनाया हुआ है। वैज्ञानिकों के इस रिसर्च को अमेरिका के एक साइंस चैनल ने एंशिएंट लैंड ब्रिज नाम के प्रोग्राम के तहत दिखाया। इसका प्रोमो जैसे ही आया 24 घंटे के अंदर 11 लाख लोगों ने उसको देख लिया। तब देश की सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी हुआ करती थी और उन्होंने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जय श्री राम लिखा था। ये 2017 और 2017 के बाद से ये तय होने लगा था कि ये मैन मेड पुल है। अब ये बयान आप सुनिए। God Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. These occur in an area where there's shallow waters and sand could accumulate between the two land masses. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में राम सेतु को एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया गया। उनके मुताबिक भारत श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टानें पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, यानी कि वे खुद ब खुद बनी हुई हैं, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए, और ऐसा ही ये प्रतीत होता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक इन पत्थरों की उम्र करीब 7000 साल से भी अधिक पुरानी है। आप अमेरिकी वैज्ञानिकों के रिसर्च के इस हिस्से को याद रखिएगा। जो पत्थर लाकर उस स्टोन बेड पर रखे गए, उनकी उम्र 7000 साल से अधिक है। अगर राम उस समय होंगे जब समुद्र में बालू की चट्टानों के ऊपर पत्थर रखे गए, तभी राम के और उस पुल के बीच में रिश्ता बनता है। इसलिए अब राम के जन्म की गणना और जिस काल में राम रहे होंगे उस पर हुए रिसर्च के तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। गौर से सुनिएगा। रिसर्च जो कहता है वो ये कहता है कि राम के जीवन का सबसे पुराना उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, और आज मैं वाल्मीकि रामायण को ही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि राम के ठीक समानांतर अगर कोई व्यक्ति था तो महर्षि वाल्मीकि थे। कैसे, ये बाद में बताऊंगा। उसमें हर बड़ी घटना का, यानी वाल्मीकि रामायण में हर बड़ी घटना का जिक्र खगोलीय स्थितियों के साथ किया गया है। भगवान राम के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण कहती है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वस नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित श्री राम को जन्म दिया। यानी कि जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उस दिन अयोध्या के ऊपर तारों ग्रहों की जो सारी स्थितियां थीं उनका साफ साफ उल्लेख यहाँ है। अब अगर रामायण में जिक्र जिन नक्षत्रों की स्थितियों का है, नासा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्लैनेटोरियम गोल्ड में उस वक्त सितारों की स्थिति से मिलान कराएं और तुलना करें, तो जानते हैं कि क्या नतीजा मिलता है।
ये जानना जरूरी है, बहुत दिलचस्प है। सूर्य मेष राशि में उच्च स्थान में था उस समय जब राम का जन्म हुआ, शुक्र मीन राशि में और उच्च स्थान में, मंगल मकर राशि में उच्च स्थान में, शनि तुला राशि में उच्च स्थान में, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थान में, लग्न कर्क के रूप में, पुनर्वसु के पास चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि की ओर बढ़ता हुआ। ये ग्रहीय स्थितियां थीं राम के जन्म के समय। दिल्ली में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, यानी कि आईसर्व। उसने लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला दावा किया। आईसर्व का दावा है कि मॉडर्न साइंस से जुड़ी 3 विधाओं, बल्कि 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, स्पेस मिजरी, इस पर आधारित रिसर्च के बिना पर आईसर्व ने राम के जन्म के वक्त ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियों के मुताबिक जो समय और तारीख है उसको तय करने का काम किया। स्थिति वो सॉफ्टवेयर से मिलान जो था नासा का, उससे किया गया और जो दिन निकलता है, जो दिन निकाला गया, वो जानते हैं दिन कौन सा था? 10 जनवरी ईसा पूर्व 5114। अगर ईसा के बाद 2200 साल ये जोड़ दें तो 7300 साल बनते हैं। और ऊपर अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च में क्या था? राम सेतु पर रखे गए पत्थरों की उम्र कितनी है? 7000 साल से ज़्यादा। यानी कि राम के जन्म की तारीख आधुनिक कैलेंडर में बैठती है 7000 साल से अधिक। और राम सेतु के बनने में जो स्टोन बेड्स हैं उसके ऊपर जो पत्थर रखे गए वो भी पत्थर 7000 साल पुराने हैं। यानी कि राम और राम सेतु का काल समान है। इससे ज़्यादा प्रमाणिक वैज्ञानिक क्या कुछ हो सकता है? अब और सुनिए, आईसर्व के रिसर्चर्स ने जब धार्मिक तिथियों के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की स्थिति को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो देखकर हैरान रह गए। सदियों से भारत में रामलला की जयंती यानी कि राम जयंती, रामनवमी बिल्कुल सही तिथि पर मनाई जाती रही। आईसर्व के निदेशक सरोज बाला ने कहा था कि भगवान राम की जो जन्म तिथि आती है वो है 10 जनवरी ईसा पूर्व 5114। अब इसे ल्यूनर कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि निकलती है। अब हम सब जानते हैं कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं को रामनवमी आती है और हम मनाते हैं। वहीं दोपहर को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में समय की गणना जो है कितनी वैज्ञानिक सटीक है, गणितीय है। एक ऐसा भारत आपको नजर आता है जो बहुत विकसित था और आज के विज्ञान के मुकाबले कहीं अधिक आगे था। वाल्मीकि रामायण में उस दिन का भी उल्लेख मिलता है जब राजा दशरथ भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वह तिथि वनवास की तिथि में बदल गई। आईसर्व के निदेशक सरोज बाला ने जो उसमें बताया इस सिलसिले में वो ये था कि राम के वनवास की ग्रह दशा की वैज्ञानिक जांच की गई थी। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ कहते हैं कि मेरी राशि नीच की है, कल राम को राजा बना दो। जिस दिन वे ऐसा कहते हैं वह तारीख निकलती है 4 जनवरी ईसा पूर्व 5089। यानी कि राम उस समय 25 साल के हो चुके थे। राजा दशरथ ने जिस दिन राम को राजा बनाने का फैसला किया उस रोज ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियां और अयोध्या के ऊपर अक्षांश देशांश का जो उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में, उसके मुताबिक वह तिथि बनती है चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं। सबको मालूम है कि उसी दिन राम को वनवास हुआ था और तब वे 25 साल के थे। यह गणना भी कितनी सटीक है। मैं आपको इसलिए ले चलना चाहता हूं क्योंकि राम काल्पनिक नहीं है, राम पुराण नहीं है, राम इतिहास हैं, राम के साथ साक्ष्य हैं और जैसे जैसे विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए तंत्र राम को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें बहुत साफ होती चली जा रही हैं। अब आप देखिए कि राम सेतु के जिस समय बनने की बात अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की है और वाल्मीकि रामायण के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर राम जन्म का जो काल निर्धारण रहा है, दोनों एक ही समय का दिख रहा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। वनवास की तिथि भी वही है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। अब राम के होने के कुछ और सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। आज चर्चा रोचक है, आप सुनिएगा।
यह इतिहास वो है जिसको इतिहासकार और अब तक इतिहास लिखने वाले लोग या इतिहास लिखने वाली सरकारें लगातार खारिज करती रही। पुस्तकों में वर्णन इस बात का है कि हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। अगर आप रावण के महल की जगह पर जाएं तो वहाँ, मैं लंका की बात कर रहा हूँ, मिट्टी आज भी आपको काली दिखेगी। श्रीलंका में एक रामायण अनुसंधान टीम है जो राम से जुड़े चिन्ह अवशेष वहाँ ढूंढती रही है लंबे समय से। इस टीम का दावा है कि उसने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोज लिए हैं। ये उस टीम ने वैसे बहुत सारा काम किया है। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट से अगर आप पूछें तो वे कहते हैं कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गोड़ा, गुरुलोपेथा, तुतुलपुकंदा और वड़ियापोला, ये 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ हवाई अड्डे मिले हैं और कहा जाता ये रहा है कि रावण के पास कई विमान थे और उन विमानों के उतरने की जगह भी लंका में उसके पास थीं और यही जो एयरपोर्ट्स हैं वो वहाँ मिले हैं। अशोक वाटिका के बारे में आप भी जानते हैं कि अपहरण के बाद रावण ने सीता जी को यहीं रखा था। आज उस जगह को सीता एलिया कहा जाता है। एलिया यानी कि घर। यहाँ सीता जी का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहा जाता है। हाँ, एक बात और, रामायण में लिखा है कि जब लक्ष्मण मेघनाद के वाण से मूर्छित हो गए तो हनुमान जी द्रोण पर्वत के साथ पहुँचे थे जिस पर संजीवनी बूटी थी। बाद में उस पर्वत को उन्होंने वहीं जाकर के स्थापित कर दिया, मगर पर्वत के कुछ टुकड़े गिर गए। सुनने में आपको काल्पनिक लगता होगा, लेकिन जानते हैं सच क्या है? आपको ये जानकर अचरज होगा कि समूचे श्रीलंका में वे जड़ी बूटियां जो हिमालय में पाई जाती हैं सिर्फ उसी जगह पर मिलती हैं जहां लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और जहां वैद्य सुषेण ने उनका इलाज किया था, और वहां हिमालय से जड़ी बूटी लेकर के हनुमान पहुंचे थे जहां उस पर्वत का टुकड़ा थोड़ा गिर गया था। अभी तक के जो रिसर्च राम के होने को स्थापित करते हैं उनमें से श्रीलंका एक खास इलाके में हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का मिलना भी है। एक फिल्म आई थी राम सेतु। उस फिल्म में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध रहे हैं, जो इतिहास के साक्ष्य रहे हैं, उनको भी उसने शामिल किया है और उस फिल्म में इसका भी जिक्र आपको मिलेगा। इसको सिनेमाटाइज किया गया है। ये जो राम पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस राम सेतु के बारे में हमने ऊपर आपको बताया कि समुद्र में जो सैंडस्टोन है उसकी सतह पर जो पत्थर रखे गए 7000 साल पुराने हैं और वे अलग से लाए गए थे। फिल्म राम सेतु में भी यह प्रकरण है, क्योंकि अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने माना है कि यह इंसान की अद्भुत रचना है। दरअसल सेतु के लिए जो पत्थर लाए गए वे ऐसे थे कि पानी पर तैरते थे। इन पत्थरों की स्टडी में यह देखा गया कि ये अंदर से खोखले हैं और इनमें छोटे छोटे छेद हैं। इन छेदों में हवा के भरने से इनका वजन कम हो जाता है, जिसके चलते पानी की तरफ लगने वाला उत्प्लावक बल, जिसको बुयांसी फोर्स कहते हैं फिजिक्स में, इन्हें डूबने से रोकता है। फिजिक्स का नियम है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वह चीज़ डूब जाएगी, लेकिन किसी भी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो तैरती रहेगी। इसीलिए लोहे की कील डूब जाती है और पानी का बहुत बड़ा जहाज़ तैरता रहता है। राम सेतु के पत्थरों के साथ यह जहाज़ वाला नियम भी लागू होता है। राम के काल विज्ञान के लिहाज से बहुत विकसित और आधुनिकतम लगता है। पुष्पक विमान के बारे में सोचना ही कल्पना थी जब तक इंसान ने खुद विमान नहीं बना लिया। आज ऐसी कार आने को तैयार बैठी है कि आप चुपचाप उसमें बैठेंगे और आप लोकेशन सेट कर देंगे, वह कार खुद ब खुद बिना ड्राइवर के आपको डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी। पुष्पक विमान के साथ भी ऐसा ही था। पुष्पक विमान आप आदेश दीजिए या मन में जगह तय कर लीजिए, वह विमान आपको लेकर के चल देगा। किसी भी मौसम के लिए वह विमान ठीक था, यानी कि वो एयर कंडीशन्ड था और आप जितने भी लोग हों सीटों की संख्या बढ़ सकती थी, सीटों की संख्या घट सकती थी। आने वाले समय में इस तरह के विमान बहुत मुश्किल नहीं है, यह कल्पना से परे नहीं है। विज्ञान जितना आगे चलता गया, राम काल का जो उत्कर्ष था उसको समझना उतना ही आसान होता जाएगा। इस विज्ञान को थोड़ा और आगे चलने दीजिए। देश के भीतर राम सेतु और राम को स्वीकार करने की नहीं,
बल्कि खारिज करने की मानसिकता इतनी मजबूत रही है कि उसको हर वैज्ञानिक परीक्षण, रिसर्च, ऐतिहासिक विश्लेषण, व्याख्या से दूर रखा गया। साल 2005 की बात है, जब मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, तो उसने ये तय किया कि जो राम सेतु है उसके होने से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक जहाज जो जा सकते हैं वह नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राम सेतु बीच में है। इसके लिए क्या किया गया कि माना यह गया कि श्रीलंका के चारों ओर से घूम करके जहाज जाते हैं, तो 400 मील की यात्रा करनी पड़ती है। अगर ये पुल ना हो, सेतु ना हो, तो फिर वो 400 मील की यात्रा बंद हो जाएगी, उससे निजात मिल जाएगी और फिर समय 36 घंटे का बच जाएगा। इसके लिए राम सेतु को बीच से तोड़ करके और एक चैनल तैयार करने की बात की गई। उसको सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा गया, सेतु समुद्रम योजना। वैसे 3.5 साल बल्कि 3,500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2004 में वाजपेयी सरकार ने दी थी, लेकिन चुनाव में एनडीए की वापसी नहीं हो सकी। मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए वाली आ गई। मनमोहन सिंह सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, मगर बीजेपी ही विरोध में खड़ी हो गई। 2008 में यूपीए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक बताया गया। यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके राम सेतु को काल्पनिक बताया और कहा कि यह किसी इंसान की बनाई हुई संरचना नहीं है, यह किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर खुद ही नष्ट हो गया होगा। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई सबूत भी नहीं। कांग्रेस की ओर से दाखिल किए गए इस हलफनामे का खूब विरोध हुआ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे वापस लिया और कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा, यह बात उसने साफ कर दी और आज भी उस पार्टी का यही स्टैंड है। किसी भी हालत में जिसको आप राम सेतु करके हम मानते हैं, वो किसी भी हालत में उसको हम तोड़ेंगे नहीं। मैडम, सेतु समुद्रम के बारे में मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर रहा था। और मुझे लगता है आप सबके सहयोग से कि यह मामला निपटेगा और सुप्रीम कोर्ट को हम ऐसा सोल्यूशन हमारे तरफ से सबमिट करेंगे जो सबको मान्य होगा। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी राम सेतु को लेकर के आज से 8 साल पहले संसद में कह रहे थे और आज की तारीख में जितेंद्र सिंह जो संसद में कह रहे हैं, दोनों बातें एक हैं, बस समझ का फेर है। जिसने रखी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आपको जितेंद्र सिंह का बयान अब पूरा सुना रहा हूं, क्योंकि नितिन गडकरी को आपने सुना, सुनिए आप। But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity. But there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. जितेंद्र सिंह के बयान में यह साफ है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस बात के संकेत मिलते हैं कि राम सेतु था। नितिन गडकरी ने कहा कि राम सेतु आस्था का प्रश्न है और राम सेतु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यह सरकार का स्टैंड है। विकल्प क्या हो सकता है, हम तलाशेंगे। इन दोनों बयानों में सरकार के स्टैंड में कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर टेलीग्राफ के उस रिपोर्टर की मानसिकता और सोच में है जिसने इसकी व्याख्या अपने तरीके से की। अब आप सोचिए कि जो सरकार राम सेतु को लेकर देश की संसद में अपना स्टैंड साफ कर चुकी है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर चुकी है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा, छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि उससे देश की आस्था जुड़ी है। वह सरकार संसद में ये कहे कि राम सेतु के प्रमाण नहीं मिल रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत सधे और सटीक तरीके से यह साफ कर दिया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राम के संकेत हैं। आप उस टुकड़े को एक बार जो पीछे का है, जो कंक्लूड करता है, मैं फिर सुनाना चाहता हूँ। But yes,
To some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location. हमारी समस्या ये है कि हम गुजरे समय का मूल्यांकन विज्ञान की आज की उपलब्धियों और उसके मौजूदा सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। उसी आधार पर उसे वैज्ञानिक और काल्पनिक तय करते हैं, क्योंकि हम इसके परे नहीं जानते, हम पीछे भी नहीं जानते। हम कभी ये सोचकर मूल्यांकन नहीं करते कि गुजरे समय में आज से कहीं ज़्यादा विकसित विज्ञान हो सकता है। बात राम सेतु की हो रही है, लेकिन अभी जो मैंने कहा उसको और साफ तरीके से समझाने के लिए आपको मिस्र की सभ्यता की तरफ ले चल रहा हूँ। भारत की तरह मिस्र भी दुनिया की पुरातन सभ्यताओं का देश है। आज से 4,500-5 हजार साल पहले, आज से 5,500-4 हजार साल पहले मिस्र में पिरामिड बने। गिज़ा का पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, वह 450 फुट ऊंचा है और 13 एकड़ यानी कि 16 फुटबॉल के मैदान जितने में बराबर हो सकते हैं, उतने बराबर हिस्से में वह फैला हुआ है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के टुकड़ों से बना है और टुकड़ों का वजन 2 से 30 टन के बीच है। यानी कि आज की इंजीनियरिंग अगर अपनी सारी ताकत लगा भी दे, तब भी पिरामिडों के टुकड़े जिस कोण यानी कि एंगल पर रखे गए हैं और जिस बारीकी सफाई से रखे गए हैं, वैसा संभव ही नहीं है। इस नज़रिए से पुष्पक विमान, पहाड़ ले जाने की तकनीक, समुद्र पार करने की शक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप देखिए कि टेलीपोर्टेशन पर काम चल रहा है और वैज्ञानिक मान रहे हैं कि एक समय आएगा जब इंसान को भी टेलीपोर्ट किया जा सकेगा। मतलब ये कि आप बिना सफ़र किए अभी यहाँ हैं और पल भर में 1000 किलोमीटर दूर कहीं और जा सकते हैं। ये टेलीपोर्टेशन है। साइंस कहता है कि आपको कहीं जाना है तो आपके शरीर के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि डीमेटेरियलाइज करना होगा, और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ फिर उन सारे एटम्स को रीमेटेरियलाइज करना होगा। और विज्ञान कहता है कि यह संभव हो सकता है। फिर हम रामायण के काल को उस नज़रिए से क्यों नहीं देख पाते? यह जो देवताओं के या ऋषि मुनियों के प्रकट होने की अवधारणा है कि अचानक प्रकट हो गए, वो टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है और विज्ञान उस लेवल तक वहाँ पहुँचा होगा। इस बात को हम मान क्यों नहीं लेते? आप बताइए कि ये कैसे महज कल्पना भर हो सकता है कि एक राज्य का राजकुमार अपनी पत्नी के साथ निकलता है और वो जिन जिन जगहों पर रुकता है, वाल्मीकि रामायण में उन जगहों का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण को ही लेकर मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ऋषि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। रामायण यानी कि राम का अयण, भ्रमण। रामायण के जितने भी रूप कालांतर में आए वो बहुत बाद में आए, इसलिए आधार मैंने वाल्मीकि रामायण को रखा है। वाल्मीकि रामायण में राम अयोध्या से चलते हैं, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य, दंडकारण्य का मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो दंडकारण्य में आया करता था। पंचवटी यानी कि नासिक, सर्वतीर्थ यानी कि जटायु की मृत्यु जहाँ हुई, पर्णशाला जो आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले में आज की तारीख में है, शबरी का आश्रम, ऋषमुख पर्वत जो किष्किंधा यानी कि कर्नाटक का जो हम्पी है, वही उस समय किष्किंधा हुआ करता था, जहाँ सुग्रीव हनुमान राम को मिले थे। इस रास्ते से होते हुए राम कोडिकुरई, रामेश्वरम और धनुषकोडी पहुँचते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है और यह पूरा मार्ग है। 3 दिन की छानबीन के बाद राम ने वह जगह ढूंढी जहाँ से समुद्र में पानी कम था और सेतु बनाया जा सकता था। वह जगह थी धनुषकोडी। यहाँ समुद्र नदी के बराबर गहरा है और कहीं कहीं ज़मीन भी दिखती है। धनुषकोडी से श्रीलंका के तलेमन्नार तक नल नील ने पुल बनाया। वो राम के इंजीनियर थे और चूंकि इसका मार्ग धनुष के आकार का था, इसलिए नाम पड़ा धनुषकोडी। क्या कोई आदमी ऐसे ही एक जगह बैठकर
बस कल्पना भर से ऐसा लिख देगा? वाल्मीकि ने क्या ऐसा ही किया? बिल्कुल नहीं। यह जो पूरा रास्ता है, इस पर जो प्रमाण हैं आज भी मिलते हैं, वे इतिहास की गवाहियाँ हैं। इसलिए राम जो हैं वो काल्पनिक नहीं हैं, राम सेतु काल्पनिक नहीं है, राम इतिहास का हिस्सा हैं और राम सेतु भी इतिहास का हिस्सा है। यही बात मोदी सरकार कहती रही है और आज भी उसका स्टैंड यही है। और यही बात सांसद कार्तिक शर्मा के प्रश्न के उत्तर में जितेंद्र सिंह ने भी रखी। वाल्मीकि रामायण में श्रीलंका के ठीक बीच में रावण का महल बताया गया है, नवारा एलिया। उन पहाड़ियों के आसपास रावण फॉल, रावण गुफा, अशोक वाटिका, खंडर हो चुका विभीषण का महल, ये सब आपको आज भी मिलेंगे। नवारा एलिया से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ बीच लंका जो है, वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ कई ऐसे पुरातात्विक अवशेष हैं। इन सब की यानी कि रावण गुफा से लेकर के सुरंगों गुफाओं तक की कार्बन डेटिंग की गई और जो समय निकल कर आया जानते हैं क्या है? राम का काल। श्रीलंका में रावण और रावण के काल से जुड़े हुए जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं, उनकी कार्बन डेटिंग के बाद जो काल निर्णय हुआ वह राम के काल निर्णय के आमने सामने समानांतर है, एक ही समय। रामायण इसलिए इतिहास। क्या आप कहेंगे कि यह कल्पना भर है कि एक ऋषि बैठ करके उन्होंने समूचा भूगोल जाना और समूचा इतिहास जाना और बैठ करके लिख दिया? जबकि आज का विज्ञान उस बात के प्रमाण दे रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण है कि रामायण जो है इतिहास है। माना जाता है कि राम के राज्याभिषेक के बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की होगी। श्रुति स्मृति परंपरा यानी कि सुनकर और याद करके ग्रंथों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ाने के जरिए रामायण ईसा पूर्व 1000 वर्ष तक आई और इसके बाद उसका लिखित रूप तैयार किया गया। कहने का मतलब यह है कि वाल्मीकि रामायण राम के जीवन चरित्र का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। वह इतिहास है, ना कि आख्यान है। उसी वाल्मीकि रामायण में राम के राम सेतु बनाने का भी विस्तार से उल्लेख है और इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की। मोदी सरकार ने अगर उसे तोड़ने से मना कर दिया और संसद में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्तिक शर्मा सांसद के बयान या प्रश्न के उत्तर में राम सेतु के होने के संकेत की बात कही, तो वह इतिहास की बात ही कर रहे थे। उसके मायने अगर अलग से निकाले गए तो यह सिर्फ समझ का फेर है और कुछ नहीं। राम को लेकर इतिहास में बहुत कुछ है और मैंने आपको कहा कि जैसे से विज्ञान और आधुनिक तकनीकों के ऊपर राम का काल निर्णय होगा और उस समय के पुरातात्विक अवशेषों को जांचा परखा जाएगा, वैसे वैसे राम इतिहास का एक बहुत बड़ा किरदार होते जाएंगे। राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, राम हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चरित्र हैं, सबसे बड़ा किरदार हैं और राम से भारत का हर परिवार प्रेरणा लेता है। भारत का समूचा मानस स्पंदित होता है। किसी भी पत्नी को राम जैसा पति चाहिए, किसी भी पिता को राम जैसा पुत्र चाहिए, किसी भाई को राम जैसा भाई चाहिए। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक राम है। नमस्ते सुबह की राम राम से होती है और शाम में भी राम है। जिस देश में राम इस तरीके से रचे बसे हैं और राम को लेकर के देश और देश के बाहर इतने प्रमाण हो, उस राम को रद्द कैसे किया सकता है? अगर कोई ऐसा करता है या कहता है तो महज वह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और कुछ नहीं। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।